Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. We are live on the Lakshya batch for GATE 2022. और आज बेटा हम लोग लेके आए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और दमदार टॉपिक, थायरिस्टर ट्रिगरिंग एंड फायरिंग सर्किट। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एससीआर को ट्रिगर कर सकते हो, क्या ऐसे सर्किट्स हैं जो एससीआर की ट्रिगरिंग में आपकी मदद करते हैं। तो ट्रिगरिंग मेथड भी सीखेंगे, ट्रिगरिंग सर्किट्स पे भी बात होगी बेटा। ये सारी चीजें होने वाली हैं आज के इस सेशन में। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, जल्दी से दबा के लाइक ठोक देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे, हर बच्चे को बता देंगे कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं, दे हैव टू ज्वाइन मी लाइव एंड दे हैव टू लर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी। चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे बच्चों। Let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. हम मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस चैनल का मिशन, इस चैनल का विजन और जो रेवोल्यूशन आपने और हमने साथ मिलकर खड़ा किया इन द फील्ड ऑफ गेट एंड डीएसई। और वो रेवोल्यूशन की वजह से आज की टाइम में हजारों लाखों बच्चे जिन तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाता था, वो भी अपने सपने पूरे करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग विद देम। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, हमारा सपोर्ट आपको सिर्फ YouTube के माध्यम से नहीं मिलता है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे भी हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स का हिस्सा बन सकते हो बाय अनलॉकिंग देम। अदर देन दैट आप चाहो तो आ सकते हो बच्चों प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, डाउट क्लियरिंग, और एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर गेट, ईएससी, पीएसयू, स्टेट एई सब तरह के बैचेस की तैयारी कराई जाएगी। और आप अगर इससे भी आगे जाना चाहो देन गो विद आइकॉनिक, वहां ये सबके साथ पर्सनल कोच मिलेगा जो खुद टॉपर होगा, वो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स आपके साथ सेशन कंडक्ट करके आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करती है। तो अगर यहां पे आपने कोड लगा डाला अंकित ईएससी तो लाइव झिंगा लाला, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे और मैं आपको हर कदम पे गाइड करूंगा, रेगुलरली आपके कांटेक्ट में रहने वाला हूं, और इस कोड के साथ जुड़े और बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और बेटा ये लेटेस्ट बैच है जो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे दे विल बी हैविंग अ शॉर्टर ड्यूरेशन देन दिस बैच। वहां पे कोर्स थोड़ा सा फास्ट चलेगा, लेकिन अगर आपको जीरो से हीरो लेवल जाना है तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड ज्वाइन। और मैं आपको बता दूं बच्चों, जुलाई में 14th ऑफ जुलाई से लेके 31st ऑफ अगस्त तक मेरा मशीन्स आने वाला है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, विच इज गोइंग टू बी 170 आवर्स लॉन्ग, 170 घंटे का सब्जेक्ट है, जिसमें क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, और मेगा क्विज भी है, डाउट क्लियरिंग है, और कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसीलिए ज्वाइन इमीडिएटली। और 20 तारीख ये डेट दिमाग में रखेंगे, इस दिन 11 बजे होगा अनअकैडमी कॉम्बैट बच्चों। तो कॉम्बैट में एनरोल कर लेना अनअकैडमी ऐप पे यूजिंग द कोड अंकित ईएससी, ताकि मुझे पता लग जाए मेरे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, और अच्छा करोगे तो इवन यू कैन विन 100% स्कॉलरशिप। और बेटा डिजिटल नोट्स आ रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे प्लस यूजर्स के लिए। बेटा यहां पे आपको डिजिटल नोट्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, जिनको अगर लेक्चर के बाद रेफर करते हो तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आपकी नॉलेज जाएगी। लेकिन साथ ही साथ बेटा प्राइस हाइक होने वाला है, इसीलिए अभी से ज्वाइन कर ले ताकि बाद में ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े। अभी ज्वाइन करोगे अगर अंकित ईएससी से तो 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम है, इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, या फिर बच्चों आप चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। आइकॉनिक के लिए अगर जाओगे तो 1 ईयर फीस विल बी 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो विद 2 इयर्स। चलो इसी बात पे कर लेते हैं शुरुआत, ठीक है।
शुरुआत जो है ना दिन की क्लास की बहुत एनर्जी से होनी चाहिए, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट तो हौले हौले चलते रहेंगे, बट एक बार जो है ना ग्रीटिंग बड़ा तगड़ा होना चाहिए यार, एकदम शुरुआत जानदार, एकदम पूरे जोश से गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऐसा जोश रहना चाहिए यार। आप लोग भी जोश बना के रखा करो, एनर्जी बना के रखा करो, क्या सुस्ती दिखाते हो। शाम का टाइम है, इससे अच्छा टाइम क्या होगा ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने का विच इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता बेटा। और ज्यादातर बच्चे इसी में एमटेक भी करते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं, इस हफ्ते ना मैं आपके लिए एक और नया इनिशिएटिव लेके आ रहा हूं। आपको मैं अपने एक टीचर से मिलवाने वाला हूं इस हफ्ते, और वो आपको बताएंगे हायर स्टडीज का स्कोप क्या है एक्चुअली, और क्यों बच्चों को हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला हूं लाइव, और आप लोग जानोगे हायर स्टडीज के बारे में थ्रू गेट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आगे, क्या चीज इंडस्ट्री की डिमांड है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज के लिए मैं इस बार एक सेशन लेके आ रहा हूं इस सैटरडे को। चलो शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूं जो कल से सीरीज स्टार्ट की आपको पसंद आई होगी। आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा उस सीरीज का, रात को 11 बजे देखना जरूर। चलो अब बेटा एससीआर ट्रिगरिंग की बात करते हैं। ठीक है, एससीआर ट्रिगरिंग की बात करते हैं। एससीआर ट्रिगरिंग क्या होता है? एससीआर ट्रिगरिंग का मतलब है एससीआर को कैसे ऑन किया जा सकता है, एससीआर को किस माध्यम से ऑन करोगे, ये कैसे मेक श्योर करोगे कि एससीआर से करंट फ्लो करने लगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये चीजें कैसे आप मेक श्योर करने वाले हो, दैट इज टर्म्ड एज द एससीआर ट्रिगरिंग। बात समझ में आ रही है? तो अब हम अलग अलग तरीके के मेथड्स देखेंगे जिनसे कि एक एससीआर को ट्रिगर किया जाता है, और हर चीज एकदम डिटेल में इन डेप्थ समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। अब ये मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। यहां पे क्या होता है कि गेट टर्मिनल पे ना कोई वोल्टेज ना कोई करंट अप्लाई किया जाता है, यहां पे हम एनोड और कैथोड के बीच में लगी हुई वोल्टेज को लगातार इंक्रीज करते जाते हैं, लगातार बढ़ाते जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जिस वोल्टेज पे, कल मैंने बताया था ना, जैसे अर्ली इफेक्ट के अंदर जिस वोल्टेज पे कंप्लीट डिप्लीशन आ जाता है और वहां पे आपका एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो यहां पे क्या होता है, जब हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जाते हैं जंक्शन J2 पे, देखो मैं लिखता भी हूं साथ साथ ताकि आप लोग याद रख पाओ, ये J1 ये J2 ये J3। आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर J2 रिवर्स बायस रहता है। तो जब आप VA के एनोड कैथोड के बीच की वोल्टेज बढ़ाते हो तो J2 की रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाती है। तो J2 की रिवर्स बायसिंग बढ़ते बढ़ते एक समय पे ऐसा आता है जब आपका पूरा रीजन डिप्लीट हो जाता है। मैंने बताया था ना ट्रांजिस्टर की एनालॉजी में कि पूरा बेस अगर डिप्लीट हो जाए देन इन दैट केस इट टर्न्स ऑन। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, एज फॉरवर्ड वोल्टेज across SCR is increased in forward blocking mode. Across SCR is increased in forward blocking mode. The reverse bias across junction J2, reverse bias across junction J2 increases which leads to increase in depletion width। यही तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अर्ली इफेक्ट बताया था, इंक्रीज इन डिप्लीशन विड्थ, है ना। दिस वॉज व्हाट वी कॉल्ड एज द अर्ली इफेक्ट, जो मैंने बताया था। अर्ली एक साइंटिस्ट थे। अब क्या होता है बेटा, एक समय के बाद जैसे ट्रांजिस्टर में देखा जाए
तो ट्रांजिस्टर का पूरा बेस रीजन डिप्लीट हो जाता है और वहां पे जाकर के आपकी डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है। तो अबव अ सर्टेन वोल्टेज, above a certain voltage, the entire base region, the entire base region of internal transistor, the entire base region of internal transistor becomes depleted and the SCR turns on। ठीक है, तो बेटा ये एक टर्न ऑन का मेथड है। सच वोल्टेज इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। सच वोल्टेज इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। लेकिन ना ये मेथड प्रैक्टिकली यूज नहीं करते क्योंकि पूरे रीजन को डिप्लीट करना इज नॉट सच अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, पूरे रीजन को डिप्लीट करना इज नॉट सच अ ग्रेट आइडिया। इसीलिए ये वाला मेथड जो है दिस इज अनडिजायरेबल। इससे डिवाइस को हार्म होता है, डिवाइस को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए इट इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। इट इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक्स बेटा अगर आप मेरा क्रैश कोर्स देखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसके अंदर तो सारी चीजें प्रेजेंट ही हैं ऑलरेडी। अगर आप देखोगे ना तो अगर आपको यह देखना है कि बातें क्या क्या याद रखनी है तो आप क्रैश कोर्स को रेफर करो ना रिवीजन के लिए। उम्मीद क्रैश कोर्स इस चैनल पे प्रेजेंट है, मल्टीपल पीएसयू के लिए क्रैश कोर्स आ गया, एंड गेम आ गया, उसके भी नोट्स शेयर कर दिए। तो शॉर्ट नोट्स तो मैंने आपको दे ही रखे हैं ऑलरेडी, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बच्चों आपके पास हैं, है ना। चलो अब आते हैं गेट ट्रिगरिंग पे। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ट्रिगरिंग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे बच्चों देखो जैसे हम लोग स्विच क्लोज करते हैं तो हम लोग गेट और कैथोड वाले रीजन पे एक एक्सटर्नल बायसिंग लगा देते हैं। एक्सटर्नल बायसिंग लगने से क्या होता है, मैंने आपको बताया था गेट में से चार्जेस आते हैं जिस कारण से कैथोड से चार्जेस जाते हैं। अब कैथोड के कुछ चार्जेस गेट में रिकंबाइन हो जाते हैं, बाकी के कहां पहुंच जाते हैं, एनोड तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से कैथोड और एनोड के बीच चार्जेस का लेन देन स्टार्ट हो जाता है। याद है ना पूरा गेट टर्मिनल से कैसे स्टार्ट होती है डिवाइस, पूरा मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। आई थिंक लेक्चर नंबर अभी कौन सा चल रहा है, 12 है ये, तो 12 है तो 10 के अंदर समझाया होगा। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, अ वोल्टेज सोर्स is connected between gate and cathode, which forward biases मैं इसमें देखो डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा ज्यादा क्योंकि ये एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही। which forward biases junction J3 and establishes flow of charges between anode and cathode, ठीक है, एनोड कैथोड के बीच में चार्जेस का फ्लो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। यह बात समझ में आ गया।
ये बात समझ में आई भाई? हितेश बेटा आपकी बात एकदम सही है कि सर लेक्चर सीरीज मत रोकना, बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो फर्स्ट लेक्चर में लाइव आ जाते हैं और ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो काउंट 1/3 1/4 रह जाता है। ऐसा कौन सा काम आ जाता है जो फर्स्ट डे नहीं होता और आगे चल के काम आ जाता है? ऐसा कौन सा काम है? नहीं बेटा, J3 को फॉरवर्ड बायस करता है ये। देखो ये वाला पीएन जंक्शन है ना गेट और कैथोड के बीच, तो आप एक बार दोबारा से देखना रोल ऑफ गेट करंट, उसके अंदर मैंने समझाया है रितेश। अब बेटा यहां पे हम क्या जानते हैं, एक बात हम ये भी जानते हैं, वंस गेट करंट reaches above latching current, once gate current reaches above latching current, then we can remove gate pulse। ठीक है, तो बेटा इसीलिए यहां पे ना कंटिन्यूअस गेट ट्रिगरिंग नहीं कराई जाती। कंटिन्यूअस गेट ट्रिगरिंग क्यों नहीं कराई जाती? क्योंकि अगर गेट करंट का काम खत्म हो गया, हमारे को जरूरत नहीं है, तो आप अगर गेट करंट को फिर भी लगाए रखोगे, ये बैटरी को फिर भी लगा के रखोगे, देन इट विल लीड टू पावर डिसिपेशन। इस सर्किट के अंदर आएगा पावर डिसिपेशन। तो हम क्या बोल देते हैं यहां पे बच्चों, continuous gate triggering is not required ठीक है। तो इसके बदले हम क्या करते हैं, इसके बदले हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं क्या, पल्स गेट ट्रिगरिंग। हाँ, एनोड करंट होगा, गेट करंट नहीं, वंस एनोड करंट। थैंक यू बेटा शुभम, मैंने बताया तो था J2 फॉरवर्ड बायस होता है भाई। फॉरवर्ड कंडक्शन के अंदर J2 फॉरवर्ड बायस होता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होते हैं, इंटरनल ट्रांजिस्टर दोनों सैचुरेशन में होते हैं। तो सैचुरेशन रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर का चाहे बेस एमिटर जंक्शन है या कलेक्टर बेस जंक्शन है, दोनों ही फॉरवर्ड होते हैं। तो हमें क्या करना था, ट्रांजिस्टर इनिशियली एक्टिव रीजन में रहता है, उसे सैचुरेशन में लेके जाना है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, एक जंक्शन फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स। लेकिन जब SCR ऑन होता है तब उसके अंदर बने दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाते हैं, यानी कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो बेटा हम यहां पे बात करते हैं पल्स गेट ट्रिगरिंग की। अब पल्स गेट ट्रिगरिंग में क्या होता है, यहां पे वी अप्लाई अ गेट पल्स for a duration more than minimum pulse width required, ठीक है। मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड मैंने निकालना सिखाया था लैचिंग करंट से। क्यों भाई, मैंने बताया था ना लैचिंग करंट से कैसे मिनिमम पल्स विड्थ निकाली जाती है। तो देखो यहां पे क्या करते हैं ना बच्चों, इस टाइप से
हम पल्स प्रोवाइड करते हैं, पल्स प्रोवाइड की, फिर 0 रखा, फिर से प्रोवाइड की, इस टाइप से। तो ये हो जाता है गेट करंट वर्सेस टाइम। तो ये है पल्स विड्थ और ये है टोटल टाइम पीरियड। अब आप कहोगे सर टोटल पीरियड का यहां पे क्या मतलब? देखो ये ध्यान रखना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर स्विच का ऑपरेशन पीरियोडिक होता है, यानी आफ्टर सम टाइम ग्राफ रिपीट होना चाहिए, आफ्टर सम टाइम स्विच ऑफ होने के कुछ समय बाद वापस ऑन होना जरूरी है, इसीलिए हर ग्राफ पीरियोडिक दिखेगा एंड द टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी। तो यहां पे ना बेटा ऐसे बता देते हैं, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है ऑन टाइम बाय टोटल टाइम। ये टर्म याद रखना, बहुत काम आएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे तक। वेलकम श्याम जी। और दूसरा टर्म होता है बेटा जो काम आता है, मार्क टू स्पेस रेशो। मार्क टू स्पेस रेशो ये होता है टी ऑन बाय टी माइनस टी ऑन। ठीक है, यानी टी ऑन बाय टी ऑफ, अगर ये मार्क है यानी यहां पे सिग्नल प्रस्तुत है, तो ये खाली स्थान है, इसे बोलोगे स्पेस। तो मार्क टू स्पेस रेशो टी ऑन बाय टी माइनस टी ऑन। ये क्लियर हुआ? अब लेकिन बेटा हम लोग देखो क्या करते हैं ना, जो गेट पे हम सर्किट लगाते हैं वो हम डायरेक्टली ना लगा के एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से लगाते हैं। सर ऐसा क्यों? ट्रांसफॉर्मर की मदद से क्यों लगा रहे हो सर? बेटा ट्रांसफॉर्मर की मदद से इसलिए लगाते हैं ताकि जो गेट का सर्किट है, गेट करंट जो होता है ना वो मिली एम्पियर्स में होता है, समझना। और एससीआर का जो एनोड और कैथोड के बीच का करंट होता है बेटा वो एम्पियर से किलो एम्पियर होता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एससीआर का जो एनोड करंट है ये एम्पियर से लेके किलो एम्पियर तक होता है। इट शुड नॉट अफेक्ट द गेट करंट विच इज फ्रॉम मिली एम्पियर टू एम्पियर। तो एक तरह से ये समझो जो गेट का सर्किट है दैट इज अ लो पावर सर्किट, वो बहुत कम पावर पे ऑपरेट करता है। एनोड कैथोड के बीच का सर्किट जो है दैट इज अ वेरी हाई पावर सर्किट। तो मैं ये लो पावर और हाई पावर वालों को आपस में दूर दूर रखना चाहता हूं, वरना ये हाई पावर वाला करंट इस लो पावर वाले को डैमेज कर सकता है। तो ये आइसोलेशन के लिए यहां पे पल्स ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है और इसका टर्न्स रेशियो होता है बेटा 1:1। पल्स ट्रांसफॉर्मर का मतलब है ये पल्सेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। मुझे ना एम्पलीट्यूड बढ़ाने की जरूरत है ना कम करने की, बस मुझे क्या चाहिए कि दोनों सर्किट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना रहें। तो इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन। किस लिए यूज हो रहा है? आइसोलेशन के लिए। अब बेटा अगर आपने ट्रांसफॉर्मर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, पल्स ट्रांसफॉर्मर is used to provide isolation between low power gate circuit and high power एनोड सर्किट। उन दोनों के बीच में ये आइसोलेशन प्रोवाइड करने के काम में आता है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, वी कैन reduce the size of pulse transformer required
pulse transformer required by using high frequency pulse triggering, by using high frequency pulse triggering. अब सर ये क्या होता है? देखो यहां पे क्या करते हैं, जो गेट में पल्स लगाई जाएगी, जो गेट के अंदर बेटा पल्स लगाई जाएगी वो डायरेक्टली ना लगा के वो बहुत पतली पतली लगाई जाती है। देखो इस टाइप से ना पतले पतले हिस्सों में इसे काट देंगे, समझ रहे हो? अब आप समझ तो गए होगे बेटा करना क्या है। इस टाइप से पतले पतले पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है ना। तो मैं आगे ऐसे डॉट 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 बना देता हूं, ठीक है। अब समझ जाओ, इस तरह से पल्स को जो है ना हम लोग छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं, तो ये गेट करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बन जाता है। तो यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी पल्स, देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काफी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रिगरिंग का यूज क्यों करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रिगरिंग का यूज इसलिए किया जाता है सो दैट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर। तो जो आप टोटल पल्स टी ऑन की लगा रहे थे ना, आपने उसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेरे भाई। आपने एक साथ पूरा टी ऑन तक लगातार लगा के नहीं रखा, आपने छोटे 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 पल्सेस में उसको डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल क्वाजी स्क्वायर वेव मिलेगा डीसी विद अ स्विच, समझ गए ना। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला डिजायरेबल मेथड होता है, तो ये ध्यान रखना है जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं गेट ट्रिगरिंग के अंदर, कि गेट ट्रिगरिंग कभी भी कंटिन्यूअस नहीं करते, पल्स वाली करते हैं। पल्स के अंदर भी हाई फ्रीक्वेंसी पल्स करते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। रीजंस क्लियर होने चाहिए। अब आते हैं बेटा डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग पे। अब देखो क्या होता है मेरे बच्चों, जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है उसके अंदर J2 तो रिवर्स बायस है आपका, करेक्ट जी सर, J2 तो रिवर्स बायस है। देखो ये J3 बन गया, ये बन गया J2 और ये बन गया J1, ठीक है ना। देखो ये J1, ये J2 और बच्चों ये J3। अब यहां पे ये एनोड मान लो मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है और ये कैथोड ये मैंने नेगेटिव रखा हुआ है। अब ये हमारा गेट टर्मिनल हमने ओपन रखा है बेटा, यहां पे मैंने कुछ नहीं लगाया। तो ये किस मोड में आ गया, ये आ गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इलेक्ट्रिक्स बेटा ये हम जो वेवफॉर्म दे रहे हैं ये एससीआर को ऑन करने के लिए दे रहे हैं, ये लोड को थोड़ी ना प्रोवाइड कर रहे हैं जो हार्मोनिक्स से फर्क पड़ेगा। हार्मोनिक्स नुकसानदायक कब होते हैं, जब हार्मोनिक हमारे लोड तक पहुंचे, जब हमारी ट्यूब लाइट में, हमारी मोटर में, इन सब में हार्मोनिक पहुंचेंगे, देन इट विल हार्म द डिवाइस। लेकिन जब हम एससीआर के गेट को दे रहे हैं, एससीआर को ऑन करने के लिए पल्स दे रहे हैं, तो हार्मोनिक्स का क्या फर्क पड़ेगा उस पल्स में। अब देखो मेरे बच्चों ध्यान से समझो, क्वेश्चन थोड़े से कम
और सुनना थोड़ा सा ज्यादा है। ये N साइड है, देखो यहां पे डिप्लीशन लेयर बनती है ना, मैं डिप्लीशन लेयर आपको बना के दिखा रहा हूं भाई, सीधा हो जाए, ठीक है। तो यहां बेटा आपके पास पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे N साइड पे, ऐसा ही होगा ना, और यहां पे नेगेटिव आयंस। अब बेटा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक अ कैपेसिटर। ये किसकी तरह काम करता है? एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। और जब कोई पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है जंक्शन कैपेसिटेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर across reverse biased junction J2 reverse biased junction J2 contains positive and negative ions, and hence acts as a capacitor. अब ये कैपेसिटर कहलाता है, such capacitance is called junction capacitance। ठीक है, ये नाम याद रखना यार। वैसे तो जब कभी आप लोग अगर मेरा एनालॉग का कोर्स देखे होगे उसमें मैंने जंक्शन कैपेसिटेंस पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया होगा कि डायोड के रिवर्स बायस की कैपेसिटेंस होती है जंक्शन कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गई जी, इसको लिखते हैं CJ। तो बेसिकली ये जो डिवाइस है बेटा, इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ कैपेसिटर ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो हम यहां पे बेटा पूरे SCR को एक कैपेसिटर की तरह शो कर सकते हैं। ठीक है ना, एनोड, कैथोड, CJ। अब मैं क्या कहता हूं कि इस कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग करंट IC is CJ dVAK by dt, ये होगा। तो कैपेसिटर में एक करंट फ्लो करता है विच इज कॉल्ड एज द चार्जिंग करंट। अब बेटा चार्जिंग करंट आ जाने से अगर ये चार्जिंग करंट लैचिंग करंट के ऊपर हुआ, मान लो इफ दिस चार्जिंग करंट exceeds the latching current, in such a case the device will turn on। हम क्या बोलेंगे? if charging current exceeds latching current तो SCR will turn on। अब ये कैसे एक्सीड करेगा लैचिंग करंट से? जब dV/dt हाई होगा, इसीलिए बेटा यहां पे आपके पास कंट्रोल नहीं है। मान लो जो वोल्टेज आपने एनोड कैथोड के बीच में लगाई है वो बहुत तेजी से बदल रही है। द वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज चेंजिंग रैपिडली
then the SCR will turn on without even needing the gate current. तो this sort of triggering is also undesirable. सर undesirable क्यों है? क्योंकि बेटा इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कभी ये नहीं चाहते SCR अपनी मर्जी से ऑन हो जाए। हम चाहते हैं जब हम चाहेंगे तब ऑन होगा और जब हम चाहेंगे तब ऑन नहीं होगा। ये मत कहना जब हम चाहेंगे तब ऑफ होगा। ऑफ अपनी मर्जी से ही होता है, बताया था ना। ऑन हमारी मर्जी से, ऑफ अपनी मर्जी से होता है। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं चाहते कि अपनी मर्जी का मालिक बन के ऑन हो जाए। तो dv/dt ट्रिगरिंग इज अनडिजायरेबल। कई बार क्वेश्चन बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि हाई dv/dt अनडिजायरेबल क्यों होता है। तो ये मत बोलना कि हाई dv/dt अनडिजायरेबल इसलिए कि SCR डैमेज हो जाएगा। नहीं, SCR डैमेज नहीं होता, लेकिन SCR अनडिजायर्ड वे में ऑन हो जाता है। डैमेज का कोई खतरा नहीं है, ठीक। अगला होता है बेटा थर्मल ट्रिगरिंग। अब देखो गेट करंट में आपने क्या किया था। गेट करंट में आप लोगों ने गेट के थ्रू चार्जेस अंदर भेजे थे, लेकिन यही चार्जेस आप चाहते तो टेम्परेचर से, यही चाहते अगर आप तो टेम्परेचर से भी जनरेट कर सकते थे। क्योंकि जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। एटम से अगर बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इन सच अ केस यू आर जनरेटिंग चार्जेस विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल ट्रिगरिंग। तो हम क्या बोलते हैं, if we raise the temperature near gate region और जंक्शन J2, अगर आप ये बोलो कि जंक्शन J2 जो कि रिवर्स बायस है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, then we can extract electron out of atoms और ions। आप आयन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे भाई, ठीक है। अब बेटा if we generate charges by means of high temperature, तब क्या होगा, ये जो चार्जेस जनरेट करोगे, नाउ दे कैन एक्ट एज गेट करंट, समझ रहे हो, दे कैन एक्ट एज गेट करंट। और दूसरी बात बेटा साथ ही साथ गेट करंट की तरह तो एक्ट करेंगे ही, ऑल्सो डिप्लीशन लेयर भाई डिप्लीशन लेयर में आपने चार्जेस पैदा कर दिए। डिप्लीशन लेयर वो होती है जिसमें चार्जेस ना हो। तो डिप्लीशन लेयर में चार्जेस पैदा करने का मतलब है डिप्लीशन लेयर को कम करना, ठीक है, डिप्लीशन लेयर को कम करना। देयरफॉर डिवाइस कैन नाउ टर्न ऑन एट लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज। तो जो काम गेट करंट करता वही काम टेम्परेचर ने कर दिया, डिप्लीशन लेयर को घटा दिया, जिससे कि आप कम वोल्टेज पे भी अब डिवाइस को ऑन कर सकते हैं। आपने गेट करंट में भी तो यही किया था। गेट करंट जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे थे, आपका ट्रिगरिंग कम वोल्टेज पे आ रहा था, तो यहां पे बेटा, यहां पे जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगेन यू कैन ट्रिगर द डायोड एट अ लेसर वोल्टेज। लेकिन बेटा ये वाला मेथड भी अनडिजायरेबल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर कैन एक्चुअली डैमेज द डिवाइस। तो दिस मेथड इज ऑल्सो
अनडिजायरेबल, ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो अनडिजायरेबल एज हाई टेम्परेचर कैन डैमेज द डिवाइस। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना डिजायरेबल कौन से हैं। अभी तक डिजायरेबल सिर्फ एक निकला है, दैट इज योर गेट ट्रिगरिंग। चलो, अब सयन जी का कहना है कि सर जीटीओ का टर्न ऑफ बता देना। बेटा अभी एससीआर चल रहा है, एससीआर खत्म होने से पहले तो ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली बीच में से तुम्हें जीटीओ का टर्न ऑफ समझाने लग जाऊं। ऑब्वियसली चीजें लॉजिकल सीक्वेंस में आएंगी। अब आप रैंडमली कोई भी टॉपिक ले आओ, आप कहो सर ऐसा करो मशीन के हार्मोनिक्स समझा दो, तो ऐसा क्या बीच में लेक्चर बंद करके क्या वो टॉपिक उठा लेंगे? नहीं हो सकता ना, चीजें सीक्वेंस में चलेंगी, समझा करो। यहां पे बेटा देखो, मैं हर बच्चे की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। whenever a class is running, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इट इज अ कम्युनिटी, इट इज नॉट 1-to-1। आप लोगों ने होम ट्यूटर नहीं लगा रखा कि जिस बारे में आप बात करोगे, जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहोगे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। क्लास के अंदर सभी बच्चों को देखा जाता है, सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट को कंसीडर किया जाता है, इसीलिए सभी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हर बच्चा चाहे मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है और मुझको तो कुछ अलग ही जानना है, तो सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, समझिए बात को। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इस चीज के लिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक चीज के लिए थैंकफुल रहना पड़ेगा दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सच अ ग्रेट कंटेंट फॉर फ्री। तो एटलीस्ट ट्राई एंड बिहेव एज अ कम्युनिटी, है ना। अब बेटा सब कुछ फ्री होते होते भी अगर आप लोग सेल्फिश हो जाओगे कि मुझे तो ये चाहिए सर ये पढ़ा दें, दूसरा कहेगा मुझे तो ये चाहिए सर ये पढ़ा दो, तो बेटा कैसे चल पाएंगी चीजें, है ना। ऐसे नहीं चलती है ना चीजें बच्चे। तो आप लोगों को एज अ कम्युनिटी बिहेव करना है, स्टूडेंट कम्युनिटी। जो भी चीज बच्चों की तरफ से डिमांड में आती है, जहां पे ज्यादा बच्चे होते हैं, वी नेवर डिनाई इट, लेकिन हर बच्चे की मांग पूरी नहीं हो सकती बेटा। चलो अब अगले पे आते हैं, लाइट ट्रिगरिंग। जैसा बेटा हमने बोला कि टेम्परेचर रेज करने से हम लोग एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट सेम इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर सकता है भाई। अगर हम लोग लाइट अगर देंगे तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो बेटा जब फोटोन की फॉर्म में लाइट गिरती है कहीं पे, तो वहां पे भी चार्जेस जनरेट होते हैं, एंड अगेन दीज चार्जेस कैन वर्क लाइक गेट करंट फॉर ट्रिगरिंग ऑफ अ डिवाइस। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, लाइट इज इंसिडेंट या लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोला सर? बेटा आप जानते होंगे कि फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर वो एनर्जी इस काबिल नहीं हुई या इनफ नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुई तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। तो हम ये चाहते हैं जो एच न्यू की वैल्यू है वो कम से कम इतना हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ हो, सक्षम हो। तो समझना, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन जंक्शन J2, ठीक है। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is greater than energy required to emit an electron, then electron is emitted from एटम। इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हो जाएगा एटम से। तो बेटा यहां से क्या हुआ, द चार्ज कैरियर जनरेटेड कैन act like gate current, can act like
गेट करंट एंड हेल्प इन ट्रिगरिंग ऑफ डिवाइस, ट्रिगरिंग ऑफ SCR। अब ये वाला जो मेथड है ना, ऐसा थोड़ी है कि बल्ब जलाया और लाइट गिर गई, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आती लाइट। ये लाइट तब है बेटा जब हम दे रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तब जाकर के ये चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोशनी में रख दिया SCR और वो चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, कि घर की लाइट जलाई और SCR कंडक्ट करना चालू हो जाए, तो वैसा नहीं होता। बट यहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, तो बेटा ये जो है डिजायरेबल टेक्निक है। इट इज यूज्ड इन लाइट एक्टिवेटेड SCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR, जिसको शॉर्ट में कहते हैं LASCR, इन HVDC। जो पावर सिस्टम में हम HVDC पढ़ते हैं, वहां पे इस तरह के SCR यूज हो सकते हैं, विच आर लाइट एक्टिवेटेड SCR। हाँ बेटा, वहां पे आपको विंडो देना पड़ेगा निखिल, जैसे फोटो डायोड के अंदर एक विंडो दिया होता है जिसके थ्रू लाइट डिवाइस तक पहुंच सकती है। सेम वे में लाइट एक्टिवेटेड SCR में हमें एक विंडो देना पड़ेगा थ्रू विच द लाइट कैन क्रॉस एंड फॉल ऑन टू द SCR। ठीक है, दिस इज अ डिजायरेबल मेथड। तो बेटा देखो, ओवरऑल दो मेथड डिजायरेबल हैं, एक गेट करंट और एक लाइट ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग और हाई dV/dt ट्रिगरिंग। दीज थ्री मेथड्स आर नॉट एट ऑल डिजायरेबल। ठीक है, चलो SCR ट्रिगरिंग सर्किट। अब कोई ये पूछ रहा है कि सर इसका और क्या एडवांटेज है। यहां पे ना सिंगल सोर्स ऑफ लाइट कैन ट्रिगर मल्टीपल SCR, ये फायदा होता है। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, अगर दो SCR आपको किसी सर्किट में एक साथ ऑन करने हैं, तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट कैन ट्रिगर मल्टीपल SCR। तो ये इसका फायदा इस मेथड का। ठीक है, और ज्यादातर तो गेट ट्रिगरिंग वाले ही यूज होते हैं। चलो अब आते हैं ट्रिगरिंग सर्किट पे। जस्ट लेट मी हैव वाटर। प्रणव कह रहे हैं सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई इफेक्ट। बिल्कुल बेटा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा चार्जेस जनरेट होंगे। तो एक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दो चीजें कंट्रोल करते हैं हम लोग। हाँ, आइसोलेशन भी, ये भी बात सही है, आइसोलेशन भी है भाई ट्रिगरिंग सर्किट में, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट थोड़ी कर रहे हो, दूर से लाइट फेंक रहे हो। बहुत बढ़िया। अब देखो ट्रिगरिंग सर्किट का काम क्या होता है। ट्रिगरिंग सर्किट का काम है गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच में वोल्टेज अप्लाई करना, या ये कह दो गेट को कुछ करंट देना, गेट को एक पल्स देना, जिससे कि हमारा SCR ट्रिगर हो पाए। तो ट्रिगरिंग सर्किट का काम क्या होता है, अप्लाइंग अ पल्स एट गेट टर्मिनल टू ट्रिगर द SCR। ठीक है, टू ट्रिगर SCR। अब इसके अंदर पहला सर्किट आता है रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। तो बेटा देखो, यहां पे जो है ना, ये जो सर्किट है ये आपका फायरिंग सर्किट है। ये क्या है, आपका फायरिंग सर्किट है बच्चे। बाकी का सर्किट मेन सर्किट है, यानी बाकी सर्किट तो काम करेगा, एक्चुअली जो लोड को सप्लाई करेगा, एक्चुअली जो सर्किट काम का है वो है सप्लाई, लोड और SCR। और ये जितने कंपोनेंट लगे हैं दे आर ऑल देयर जस्ट टू ट्रिगर द SCR। तो यहां पे अगर आप देखो ट्रिगरिंग के लिए ज्यादातर आपने रेजिस्टेंसेस का यूज किया है,
and that is why they are said to be the resistance firing circuit. अब देखो ये जो ट्रिगरिंग सर्किट वाला टॉपिक है ये पहले गेट के अंदर नहीं हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर से गेट के सिलेबस में जब से चेंज हुआ है तो दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन गेट. अब देखो बच्चों यहां पे क्या क्या काम है अलग अलग चीजों का. सबसे पहली बात R1 है बेटा करंट लिमिटिंग रजिस्टर. देखो क्या होता है, SCR में जो गेट करंट जा रहा है उसकी लिमिट होती है. गेट करंट की ना लिमिट होती है हमेशा एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच, जितना SCR को सप्लाई कर सकते हो. यानी जब कोई मैन्युफैक्चरर SCR बनाएगा तो वो आपको बताएगा बेटा कि इतना इतना करंट आप ले सकते हो, इससे ना ज्यादा ना कम. ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बताता है. ठीक है. अब बेटा यहां पे ये R1 का रोल कैसे आता है. देखो मैं ये कहता हूं अगर हम ये मान ले कि I करंट आया और I इधर चला गया, सपोज ऐसा मान लो, इफ वी इग्नोर, एक एक कंपोनेंट का मतलब समझा रहा हूं, इफ वी इग्नोर करंट थ्रू R, ठीक है, करंट थ्रू R, हम ये मान ले R1 से आने वाला सारा करंट SCR में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं I इज Vm sin ओमेगा t ओवर R1 प्लस R2. अब R2 तो वेरिएबल है, R2 तो वेरिएबल है भाई, तो मैं कहता हूं वर्स्ट केस का मतलब मैक्सिमम करंट, उसके लिए R2 को 0 ले लो, तो मैं कहता हूं मैक्सिमम करंट इतना आ सकता है. नाउ दिस शुड डेफिनेटली बी लेस देन IG मैक्स. यानी जो मैन्युफैक्चरर ने आपको स्पेसिफिकेशन दी थी उससे कम करंट आना चाहिए इन द वर्स्ट केस, अदरवाइज SCR डैमेज हो सकता है, SCR डैमेज हो सकता है. ठीक है, बात समझ में आया कि भैया जो मैक्सिमम करंट है वो SCR की लिमिट से कम रहना चाहिए, तभी आपका SCR सेफ है. अब सर इसके बाद R2 का क्या रोल है. बेटा R2 इज वेरिएबल टू वेरी फायरिंग एंगल. अब सर ये क्या नई बला है फायरिंग एंगल. देखो ये भी मैं समझाता हूं, अभी इस पे आता हूं. फायरिंग एंगल अभी अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा रुकना, बात करेंगे उस पे. अब इसके बाद देखो क्या होता है, R इज वोल्टेज लिमिटिंग रजिस्टर. ये डिसाइड करता है कि कितनी वोल्टेज गेट और कैथोड के बीच में आएगी. ठीक है, जैसे अब यहां पे ऐसा मानो, इफ वी इग्नोर गेट करंट ऑफ SCR. अभी के लिए अगर आप गेट करंट ऑफ SCR को इग्नोर कर दें मेरे भाई, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप यहां का करंट इग्नोर करते हो बंधु, तो ये सारे सीरीज में आ जाएंगे, ये सारे किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे. तो अगर मैं आपसे कहूं गेट वोल्टेज कितनी होगी, तो सीरीज में आप वोल्टेज डिवीजन लगाओगे सबसे पहले, Vm sin ओमेगा t इंटू R बाय R1 प्लस R2 प्लस R, ये आपने लगाया. अब इस फैक्टर को मैंने बोल दिया VGM sin ओमेगा t, वेयर VGM इज एक्चुअली Vm इंटू R बाय R1 प्लस R2 प्लस R. ये हो गया. तो अब कितना वोल्टेज गेट कैथोड पे आएगा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये रेजिस्टेंस R. अगर R ज्यादा हुआ तो ज्यादा वोल्टेज आएगा, R अगर कम हुआ तो कम वोल्टेज आएगा. ठीक है, सोर्स, लोड एंड फायरिंग सर्किट. बिल्कुल सही बात है फैजल, जब आपका सर्किट या SCR ऑफ है तब सोर्स, लोड और फायरिंग सर्किट क्लोज लूप पूरा करेगा. अब इसके बाद डायोड का क्या रोल है.
डायोड का क्या रोल है? डायोड प्रिवेंट्स रिवर्स फ्लो ऑफ गेट करंट। वो गेट करंट को एक ही दिशा में चलाता है, उल्टा जाने से प्रतिबंधित कर देता है या रोक देता है। ठीक है, ये उल्टा जाने से रोकता है करंट को। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। R1 का काम था करंट को लिमिट करना। मैंने बोला अगर आप ये मान लो अभी R में कोई करंट नहीं जा रहा, सारा करंट ऐसे सीधे गेट में जा रहा है, सारा करंट गेट में जा रहा है, तो कितना करंट आया? वोल्टेज बाय R1 प्लस R2। ठीक है, वोल्टेज बाय R1 प्लस R2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? इसकी मैक्सिमम वैल्यू में मैंने R2 को 0 कर दिया। वर्स्ट केस के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए R2 वेरिएबल है ना, तो 0 ले लिया। R2 वेरिएबल है, 0 ले लिया, तो मैक्सिमम करंट आया Vm बाय R1। यानी कि वर्स्ट केस में हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम करंट जो गेट में जाएगा दैट विल बी Vm बाय R1। बट ये थायरिस्टर की रेटिंग से कम होना चाहिए, यानी इवन वर्स्ट केस में आप रेटिंग को एक्सीड नहीं करोगे। रेटिंग को एक्सीड कर दिया तो SCR के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला ये जो करंट आ रहा है ये SCR की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा। फिर मैंने आपको R2 का बताया, भाई R2 वेरी करके ही फायरिंग एंगल वेरी होगा। R का बताया मैंने, अगर वोल्टेज डिवीजन से वोल्टेज निकालें देन दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द गेट कैथोड, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गेट कैथोड। डायोड क्या करता है? डायोड अलाउ करता है करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज डाउनवर्ड, उल्टा जाने नहीं देगा। अब बच्चों यहां पे बात यह आती है, सर ये फायरिंग एंगल चीज क्या है, एक बार ये समझाओ। देखो इसको हम बोलते हैं फायरिंग एंगल डीले। ये अभी समझ लो, अगले चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। फायरिंग एंगल डीले। फायरिंग एंगल डीले का मतलब क्या होता है? एंगुलर डीले आफ्टर द इंस्टेंट of forward biasing, after the instant of forward biasing, ठीक है, एंगुलर डिले आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एट विच गेट पल्स इज अप्लाइड टू SCR। देखो क्या होता है, आप ये जानते हो SCR को सिर्फ फॉरवर्ड बायस कर देने से वो कंडक्ट नहीं करेगा, सही बात है, SCR चला जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर। लेकिन अगर SCR को आप कंडक्ट कराना चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई द गेट करंट, आपको गेट करंट देना पड़ेगा। तो अब डिले कितना है? डिले का मतलब क्या हुआ, एक बार SCR फॉरवर्ड बायस हुआ उसके कितने देर बाद आप उसे गेट पल्स दे रहे हो, बिना गेट पल्स के वो चालू होने से रहा, तो कितनी देर बाद आप गेट पल्स लगाओगे, दैट इज कॉल्ड एज द फायरिंग एंगल डिले। और यहां पे हम दिखाते हैं एज एन एंगल अल्फा, ठीक है। हाँ तो बेटा जरूरी नहीं है ना हर सर्किट में आइसोलेटेड रहे शिवराज, इसमें नहीं है, रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग में नहीं है आइसोलेशन, सिंपल है। तो बेटा यहां पे एंगल अल्फा माने एंगल की टर्म में ले रहे हो, टाइम की टर्म में नहीं, ओमेगा टी दैट इज एंगल। तो फॉरवर्ड बायसिंग मान लो 0 डिग्री पे आई, 0 डिग्री के कितनी देर बाद आपने गेट पे करंट अप्लाई किया, दैट इज फायरिंग एंगल डिले। जब तक नहीं करोगे SCR इंतजार करता रहेगा कि भाई गेट पल्स आएगी तो चलेंगे। अब यहां पे हम ये बोलते हैं बेटा SCR गेट्स ट्रिगर्ड, SCR ट्रिगर होता है आपका when VG exceeds a threshold value VGT। तो हम कहते हैं जब आपका गेट का वोल्टेज VGT से ऊपर निकल जाए तब आपका SCR ऑन हो जाता है।
तो आप यहां पे लिखते हैं VGM साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन VGT, यानी ओमेगा टी ग्रेटर देन साइन इनवर्स VGT बाय VGM। अब ये जो VGM है बेटा, ये कितना है? ये है VM इंटू R, अभी लिखवाया था ना, ओवर R1 प्लस R2 प्लस R। अब यहां पे मेरे बच्चे R2 वेरिएबल था, तो जैसे जैसे R2 बढ़ाओगे VGM कम होगा, जैसे जैसे आप R2 बढ़ाओगे वैसे वैसे VGM कम होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अब देखो यार, यहां पे क्या होगा मेरे बच्चों, आपने ना पहले ये वाली वेव फॉर्म लगाई, ये हमारा मैक्सिमम वाला था VM। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले मैं यहां पे एक थ्रेशोल्ड ड्रॉ कर देता हूं, ये मान लो दिस इज द थ्रेशोल्ड। ठीक है, VGT। अब आप क्या कहोगे, जब ये गेट की वोल्टेज आपकी थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगी, जब ये गेट की वोल्टेज थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगी, ठीक है, देन इन दैट केस SCR विल गेट ट्रिगर्ड। अब बेटा देखो, सबसे पहले आप R2 को 0 मानो, R2 को 0 मानोगे तो कोई ग्राफ आएगा आपके पास, इससे तो ऑब्वियसली कम ही आएगा, लेकिन ये लो, ये मैंने ग्राफ बनाया व्हेन R2 इज 0। ठीक है, आप कहोगे सर VM के बराबर क्यों नहीं आया? बेटा रख के देख लो ना, R2 को 0 रखा तो भी आपका क्या हुआ, VM R बाय R1 प्लस R, VM से तो छोटा ही हुआ। अब बच्चों जिस एंगल पे, देखते चलो बच्चों, बीच में बोलना नहीं है, देखते चलना है, जिस एंगल पे ये एक्सीड किया, ये हो गया अल्फा 1, ये होता है फायरिंग एंगल, जहां ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एक्सीड कर जाए। अच्छा जी, ऐसे ही देखो एक और केस बनाता हूं, और मैंने अब R2 को बढ़ा दिया तो ये वैल्यू गिर गई, R2 नॉन जीरो, ये वैल्यू गिर गई, ये वैल्यू गिर गई, तो ये नया अल्फा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया अल्फा 2। आप एक और वैल्यू ले लो बच्चे, एक और वैल्यू ले लो, अगर मान लो आपने ऐसा लिया कि इसे टच करके जा रहा है, इन सच अ केस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये हो गया अल्फा 3। अब अगर आप R2 इससे बड़ा लोगे, ये R2 डैश है विच इज ग्रेटर देन R2, अगर इससे भी बड़ा लोगे मेरे भाई तो फिर इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। जैसे ले लो R2 डबल डैश ग्रेटर देन R2 डैश ग्रेटर देन R2, तो इस केस के अंदर नो ट्रिगरिंग, ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा भाई। तो यहां पे आप देख सकते हो मैक्सिमम इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे जा सकता है, तो यहां मैक्सिमम फायरिंग एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री से आगे आप ट्रिगरिंग नहीं कर पाओगे। अल्फा में जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस होगा तब ट्रिगर करेंगे। बेटा ट्रिगर करने का मतलब है आशिकी गेट में करंट देना। जब तक गेट में करंट नहीं दोगे, जब तक J2 अपने आप कहां से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। आप ये सोचो SCR पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में है, यानी J1 J3 फॉरवर्ड है और J2 आपका रिवर्स है। अब आप गेट करंट की बात कर रहे हो, तो आप गेट करंट कब दोगे तब जाके J2 फॉरवर्ड होगा, और वही एंगल है अल्फा। अल्फा इज द एंगल एट विच वी विल अप्लाई द गेट करंट, या एट विच J2 becomes forward bias and the device starts to conduct। ठीक है,
तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन कितने एंगल पे जा रहा है, दैट इज द एंगल अल्फा। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन जाने के लिए गेट करंट की जरूरत पड़ेगी, या ये कह दो J2 को फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ेगी। वही करने के लिए फायरिंग सर्किट लगाया जा रहा है। हाँ, अल्फा 3 मैक्सिमम है जो कि है 90 डिग्री। 90 के आगे इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं ना बेटा। आप R2 को अगर और बढ़ा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और यहां पे आप ऐसा भी कह सकते हो कि एज R2 इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस। ठीक है भाई, चल अब अगला आता है आरसी फायरिंग सर्किट। तो पहले इसका लॉजिक समझो, दूसरे सर्किट की जरूरत क्या पड़ी। दूसरे सर्किट की बेटा जरूरत यह पड़ी कि जब रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट को देखा तो इट कैन नॉट अप्लाई अ फायरिंग एंगल मोर देन 90 डिग्री। 90 के आगे जा नहीं सकता। उस कारणवश हम आए दूसरे सर्किट पे। तो हम क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस फायरिंग, लिमिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस फायरिंग is that alpha cannot be greater than 90 degree. Alpha cannot be greater than 90 degree. अब देखो बेटा, यहां पे अगर आप देखो बाहर का सर्किट तो सेम है, बाहर का सर्किट तो सेम है। बेटा एक चीज बताओ, आप बाइक खरीदने जाते हो, आप ये देखते हो बाइक कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी, देखते हो ना। आपसे घर वाले ये तो कहते नहीं ऐसी बाइक ले लो जो 60 तक भी चल जाए तो बहुत है, तुम्हें 80 पे चलाने की जरूरत क्या पड़ेगी, तुम्हें 100 पे चलाने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो ऐसे ही बेटा जब मैं फायरिंग सर्किट बना रहा हूं, आई वॉन्ट अ फायरिंग सर्किट विच कैन डिलीवर द फायरिंग एंगल फ्रॉम 0 to 180। सारे एंगल कवर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा तो वो फायरिंग सर्किट, मेरे को तो पैसे तो लगे, खर्चा तो हुआ, बनाया भी, मेहनत भी लगी, लेकिन फायदा नहीं हुआ ना। और 90 के आगे किस सर्किट में क्या बिहेवियर होता है ये आगे समझोगे, अभी कैसे समझ लोगे। अब देखो बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आर का रोल क्या है। आर जो है ना, आर इज वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या करता है, इट चेंजेस the time constant of circuit, the time constant of circuit, time constant RC है ना, तो अगर टाइम कांस्टेंट बदलेगा तो रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वेरीज। अब बेटा चार्जिंग कैपेसिटर का जो रेट अगर वेरी होगा तो देन द एंगल और टाइम एट विच, द एंगल और टाइम एट विच VG exceeds VGT will vary। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी से बोलो बेटा। यहां पे जो कैपेसिटर की वोल्टेज है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर की वोल्टेज है यही तो गेट पे अप्लाई होने वाली है। और फायरिंग एंगल कंट्रोल करते वक्त मैं यही तो कंट्रोल करना चाहता हूं कि कब ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी। देखो यहां पे हम यही तो कंट्रोल कर रहे थे कि ये थ्रेशोल्ड को कब क्रॉस कर रही है। तो बेसिकली यहां पे मैं रेट ऑफ चार्जिंग को कंट्रोल करके ये वेरी करा रहा हूं कि कब कैपेसिटर की वोल्टेज थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगी, ताकि मैं ये कंट्रोल कर पाऊं कि मेरा थायरिस्टर कब ऑन होगा। ये मेरे हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो D1 का रोल वही है। D1 का रोल क्या है, D1 प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ रिवर्स करंट। चलो जी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और सर D2 का क्या रोल है बेटा, D2 का रोल कुछ ऐसा है कि D2 हेल्प्स इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, D2 हेल्प्स इन
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना तो D2 से करंट फ्लो होते हुए SCR में चला जाएगा। ऐसे देखो C से जाके D2 से SCR से ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ये आपका पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये सर्किट काम कैसे करेगा देखना जरा। ठीक है, ये सर्किट काम कैसे करेगा, ये हो गया हमारा सप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया मेरा कैपेसिटर वोल्टेज एंड आफ्टर दिस आई विल हैव SCR वोल्टेज। ठीक है, तो देखो ये हो गया सप्लाई। तो पहले सप्लाई मैं बना लेता हूं बेटा साइनोसोइडल, सप्लाई मैं बना लेता हूं साइनोसोइडल। ठीक है, ये मेरी सप्लाई हो गई। अब इसके अकॉर्डिंगली नीचे मार्क कर लिया जाए एक्सेस को। अब देखो क्या होता है, कैपेसिटर पे कुछ इनिशियल वोल्टेज होती है। ठीक है, कैपेसिटर पे कुछ एक इनिशियल वोल्टेज आपकी होती है और वो इनिशियल वोल्टेज के बाद कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, नहीं बेटा एनोड करंट लैचिंग करंट के ऊपर जाने की बात ही नहीं हो रही शाश्वत। एनोड करंट लैचिंग करंट के ऊपर तब जाएगा जब आप पहले गेट करंट अप्लाई कर दोगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूं गेट करंट देने की। गेट करंट दोगे फिर उसे उतनी देर तक मेंटेन रखोगे जब तक एनोड करंट लैचिंग के ऊपर ना चला जाए। समझो ना बात को। आपके पास जैसे गेट करंट आया, अब उसके बाद एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते फिर वो लैचिंग करंट को क्रॉस करेगा, तब जाके आपका SCR ऑन होगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा, समझना बात को। ठीक है बेटा, वानी आप ये टेलीग्राम पे पूछ लेना, और वैसे अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको मेल आ गया होगा, एक बार अपना मेल आईडी चेक करना। अब देखो बच्चों, जब ये SCR बंद रहा होगा, जब ये ध्यान से सुनना, जब ये SCR बंद रहा होगा तो ये D2 के थ्रू कैपेसिटर इनिशियली नेगेटिव चार्ज हो गया होगा। क्यों हो गया होगा नेगेटिव चार्ज? ये सर नेगेटिव चार्ज इसलिए हो गया होगा क्योंकि जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, देखो मैं लिखता चलता हूं, when SCR is off, when SCR is off, capacitor charges to a negative voltage through D2 during negative half cycle, during, ये समझ में आया? कैपेसिटर एक नेगेटिव वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? जब SCR बंद होगा भाई तो नेगेटिव साइकिल में ये डायोड ऑन हो जाएगा, और अगर ये डायोड ऑन हो गया तो ऑब्वियसली आपका कैपेसिटर विल चार्ज टू अ नेगेटिव वोल्टेज, विल चार्ज टू अ नेगेटिव वोल्टेज। इसीलिए बेटा कैपेसिटर का जो ग्राफ है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव वैल्यू।
अब जब पॉजिटिव साइकिल आई, पॉजिटिव साइकिल में बेटा ये डायोड हुआ बंद और कैपेसिटर पॉजिटिव की तरफ चार्ज होना स्टार्ट होगा थ्रू द रेजिस्टर। तो मैं क्या बोलता हूं, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल कैपेसिटर charges towards positive voltage through R। पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ चार्ज होना शुरू होता है आर की मदद से। और बेटा मैं एक चीज जानता हूं कि as soon as VC exceeds VGT प्लस डायोड वोल्टेज। सर ये डायोड वोल्टेज क्यों बोला, इसके कारण है ना। अगर कैपेसिटर की वोल्टेज की बात करें तो कैपेसिटर वोल्टेज गेट थ्रेशोल्ड प्लस डायोड इसके टोटल से ज्यादा जानी चाहिए, देन SCR टर्न्स ऑन। बात यहां तक समझ आई, जल्दी से बताओ ये 3 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर कैपेसिटर कहां तक चार्ज है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कैपेसिटर -Vm तक चार्ज है। क्यों नहीं होगा सर -Vm तक चार्ज, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो। बेटा देखो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल भी तो डायोड का ड्रॉप बनेगा ना बीच में। अगर बीच में यहां डायोड का ड्रॉप आएगा मेरे बच्चों, तो ये कैपेसिटर कभी भी Vm तक चार्ज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसने तो -Vm तक दिया वोल्टेज, लेकिन यहां जो ड्रॉप आया दैट डज नॉट लेट इट चार्ज अप टू -Vm, दैट डज नॉट लेट इट चार्ज अप टू -Vm। तो कैपेसिटर का कुछ इनिशियल वोल्टेज होगा विच इज नॉट -Vm। अब देखो मैं ना एक थ्रेशोल्ड प्लस डायोड वोल्टेज बना देता हूं। लो भाई ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये हो गया VGT प्लस VD। अब मेरे बच्चे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब कैपेसिटर जैसे ही इसे टच करेगा तुरंत क्या होगा, तुरंत आपका जो SCR है वो ट्रिगर हो जाएगा भाई। SCR यहां पे ट्रिगर हो जाएगा। तो आपका जो SCR है ना, वो देखो मैक्सिमम के बाद ट्रिगर हुआ मैक्सिमम के बाद यहां पे आके SCR ट्रिगर हुआ। ठीक है, और ये 90 डिग्री था, तो यहां अल्फा आ गया ना 90 के ऊपर। समझ में आया, अल्फा आ गया 90 के ऊपर। सर SCR तो नेगेटिव हाफ में ऑन होगा। बेटा नेगेटिव हाफ में क्यों ऑन होगा, मुझे ये बता दे मेरे लाला। नेगेटिव हाफ में काहे ऑन कर रहा है इसे, पॉजिटिव हाफ में ही तो ऑन होगा भैया। फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में कभी ऑन होते सुना है SCR? गजब बात करते हो। नहीं बेटा, -Vm वेरिएबल रेजिस्टर से नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से शॉर्ट, तो करंट डायोड और कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहां अल्फा 90 डिग्री के ऊपर मिल गया भाई। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस और नॉट? जल्दी से बताओ बेटा, ये बात समझ में आई। अब यहां पे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल में फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहां पे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और नेगेटिव में फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव साइकिल की तरफ। चलो जी, अब यहां पे बेटा अगर हम बोलें कि VS जो है ना किससे बड़ा होना चाहिए, VS IR प्लस VC से बड़ा होना चाहिए। VS मस्ट बी ग्रेटर देन
आई आर प्लस वी सी, क्योंकि बीच में लोड का भी वोल्टेज है ना, बीच में लोड का भी तो वोल्टेज है वी नॉट, तो वी एस मस्ट बी ग्रेटर देन आई आर प्लस वी सी। अब ये आई बेसिकली है क्या, ये है गेट करंट, आई जी आर प्लस वी सी। तो मैं कहता हूं वी एस मस्ट बी ग्रेटर देन वी सी। कहां पे जा रहा है बेटा ट्रिगरिंग के टाइम पे, ये जा रहा है वी जी टी प्लस वी डी एट टाइम ऑफ ट्रिगरिंग, एट टाइम ऑफ ट्रिगरिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो आर के ऊपर एक लिमिट आ गई ना, लेस देन इक्वल टू कह दो, तो ये बेटा आर की मैक्सिमम लिमिट हो गई, ये आर की क्या हो गई, मैक्सिमम लिमिट। बेटा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल एक बार ये एससीआर ऑन हो जाएगा ना, तो चलो यहां पे मैं एक बार एक काम करता हूं, आपको ये चीज मॉडिफाई करा के लिखा देता हूं, D2 चार्जेस कैपेसिटर ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। और जब जैसे ही एससीआर ट्रिगर होगा, एससीआर के ट्रिगर होते ही करंट ऐसे फ्लो करेगा। जब एससीआर ट्रिगर होगा ना तो ये कैपेसिटर एससीआर के थ्रू डिस्चार्ज होगा और यहीं से इसे गेट करंट मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से इसे गेट करंट मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। एक बार नेगेटिव हाफ में कैपेसिटर का फंक्शन बता दो। बेटा नेगेटिव हाफ में कैपेसिटर डिस्चार्ज थोड़ी हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरे बच्चे क्या हुआ, ये वोल्टेज नेगेटिव थी तो ये डायोड ऑन हो गया, तो क्या बचा सर्किट में, एक सोर्स, एक लोड, एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर धीरे धीरे सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा, लेकिन पूरी तरह से इसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज नहीं आएगी, क्योंकि इस डायोड में भी कुछ ना कुछ ड्रॉप बनेगा। तो मैंने यही तो बताया, नेगेटिव साइकिल की वजह से कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ इनिशियल वोल्टेज रहती है। दिस इज ड्यू टू नेगेटिव साइकिल। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है बेटा, जब आप रेजिस्टेंस को वेरी कराओगे तो कैपेसिटर का रेट ऑफ चार्जिंग वेरी करेगा। तो ये कब जाके थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, तब जाके आपका एससीआर ट्रिगर होगा। तो ये जो एससीआर की वोल्टेज है, यहां तक वोल्टेज कैसे बना दी हमने, ये बेटा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड दर्शा रहा है कि एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज आती जा रही है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा। वो ऑन कब होगा, जब उसे गेट पल्स मिलेगी, या ये कह दो कैपेसिटर की वोल्टेज जब थ्रेशोल्ड प्लस डायोड वोल्टेज से ज्यादा आएगी, तब एससीआर ट्रिगर होगा। इतने ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, चलो अब लास्ट ट्रिगरिंग पे आते हैं, यूजेटी ट्रिगरिंग। अब ये यूजेटी क्या चीज है बेटा, यूजेटी होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का, कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर आपका जंक्शन पीएन जंक्शन एक ही है। पीएन जंक्शन आपके पास बस एक ही है, यहां पे आपके पास दो पीएन जंक्शन अवेलेबल नहीं है। क्या कह रहे हो, अल्फा 90 से बड़ा कैसे हुआ बेटा, देखो अगर ये और स्लो चार्ज होता तो और आगे ट्रिगरिंग आती 90 से भी। ठीक है, तो यहां 90 से आगे भी आ सकती है ट्रिगरिंग और 90 के पीछे भी। 90 तो यही रहा, 90 तो यही रहा। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रिगरिंग है, ये 90 से आगे पीछे दोनों जगह आ सकती है। इट जस्ट डिपेंड्स कि कैपेसिटर कितने रेट से चार्ज होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वानी बेटा मैंने बोला ना, अपना मेल चेक करो, वीडियो बुक का लिंक आया होगा, उसका शेयरिंग परमिशन आया होगा, ये चीज आपको मिल गई होगी। प्लस यूजर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस की वीडियो बुक बना के फायदा क्या है बताओ, उनके पास तो ऑलरेडी प्लस क्लासेस हैं। अब आ जाओ भाई, आगे भी बढ़ाने दोगे या नहीं बढ़ाने दोगे। चलो, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का बेटा मतलब होता है कि एक ही पीएन जंक्शन है डिवाइस के अंदर,
तो यहां पे देखो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी ऐसे, करेक्ट। तो यहां पे दिस ट्रांजिस्टर कंटेन्स only one PN junction, only one PN जंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मात्र सिर्फ एक PN जंक्शन एग्जिस्ट करता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, ये तोता मैना की जोड़ी को हमने भगा दिया है, ठीक है। अब आ जाओ। तो बेटा यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। जो P वाला जहां कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज एमीटर, ठीक है। और एक ऊपर बेस टर्मिनल और एक बेटा नीचे की तरफ बेस टर्मिनल। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल डिवाइस। एक P एमीटर और N वाला B1 एंड B2, 2 टर्मिनल बेस के हैं, दोनों N से जुड़े हुए हैं। अब देखो यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे देखो क्या होगा कि इसका जो सिंबल है इट इज मोर लाइक अ जेफेट, जेफेट जैसा ही इसका सिंबल है। लेकिन यहां पे एरो ना टिल्टेड रहता है, यहां एरो टिल्टेड दिखाया जाता है। इट इज जस्ट लाइक अ जेफेट, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पे मेरे बच्चों देखो क्या होता है, जब ये डिप्लीशन लेयर बना रहता है, जब ये डिप्लीशन, ध्यान से सुनना, जब ये डिप्लीशन लेयर बना रहता है तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है ना, ये काफी स्मॉल होगा। अब आप जानते हो बेटा जब सिंगल टाइप का सेमीकंडक्टर हो करंट के रास्ते में, जब सिर्फ या तो P पड़े या तो N पड़े तो दैट इज मॉडल्ड एज अ रेजिस्टेंस। तो यहां बेटा जब चार्जेस B2 से B1 जाना चाहते हैं या करंट B2 से B1 जाना चाहता है, देन देयर इज ओनली N टाइप ऑफ मटेरियल, सो इट विल एक्ट लाइक अ रजिस्टर। बात समझ में आ रही है? जैसे मॉसफेट में था, मॉसफेट में मैंने आपको दिखाया था सारा रास्ता एन टाइप था, इसीलिए मॉसफेट को एक रेजिस्टेंस की तरह मॉडल किया। तो हम क्या कहते हैं, इन ऑफ स्टेट ड्यू टू डिप्लीशन रीजन a small area is available for current to flow, जिस कारण से बच्चों क्या होता है, ड्यू टू विच resistance is high, resistance between B2 and B1 is high, ठीक है। दूसरा ये भी रीजन होता है यार कि यहां पे जो है ना ये लाइटली डोप्ड रीजन है, यहां पे ये लाइटली डोप्ड रीजन है, इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल होती है। तो हम क्या बोलते हैं, बेस is lightly doped, so conductivity is small, and resistance is high. ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली ध्यान से समझना, ये जो एमीटर है
ये जो एमीटर है बेटा, ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, अभी इस पे बात करेंगे, रुक जाओ। यहां पे देखो, ये जो एमीटर है इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसका काम है यहां पे बेस 2 से बेस 1 तक जाने वाले करंट के रास्ते को कंट्रोल करना। ठीक है, बेस 2 से बेस 1 तक जो करंट जा रहा है उस रास्ते को कंट्रोल करता है एमीटर। तो करंट तो बेस के बीच में फ्लो करेगा, बट दैट पाथ विल बी कंट्रोल्ड बाय द एमीटर। तो हम बोलते हैं करंट फ्लोज बिटवीन B2 and B1 and the path of current flow is controlled by ammeter, पता है जेफेट के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जेफेट के अंदर ना इसी टाइप के दो पी रीजन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों से ये एमीटर कनेक्टेड होता है, समझना। एक पी रीजन लेफ्ट एक पी रीजन राइट, तो वहां दो जंक्शन बन गए ना पीएन के, एक लेफ्ट वाले के साथ और एक राइट वाले के साथ। अब जब दोनों की डिप्लीशन लेयर बनती है तो बीच का रास्ता ना के बराबर बचता है, करंट फ्लो के लिए ना के बराबर रास्ता होता है। तो वहां पे आपके दो पीएन जंक्शन होते हैं। यूजेटी में बस डिफरेंस इतना हुआ कि यहां दो पी रीजन लेने की जगह एक सिंगल पी रीजन लिया, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। समझ गए जेफेट में क्या डिफरेंस है, यहां पे एक और पी रीजन आएगा, बस ये फर्क है। अब बेटा देखो इसका मॉडल कैसे दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस दिखा दिया, ये भी एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, और ये हमने एक डायोड दिखा दिया पीएन जंक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंस the path between B1 and B2 is only n-type semiconductor, so we model it as resistance, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस की तरह शो कर दिया। अब बेटा देखो जब तक क्या होगा, अनटिल ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, जब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, ये डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं होगी, तब तक करंट जो फ्लो करेगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। तो हम क्या बोलते हैं, अनटिल, डिवाइस की वर्किंग समझा रहा हूं बढ़िया से, अनटिल एमीटर डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, the cross section area of current flow is very low, and hence resistance is high, so almost negligible current flows through device। अब बेटा बात यह आती है कि चलो सर ये तो समझ आ गया, जब तक डायोड ऑन नहीं होगा तब तक डिवाइस काम नहीं करेगी, लेकिन हमें यह पता करना है कि ये डायोड कब ऑन होगा। देवाशीष बेटा एक बार आप अपना मेल चेक कीजिए, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है वीडियो बुक के लिए प्लीज अपना मेल चेक करो, मेल पे ही आपको ऑटोमेटिक एक मेल जनरेटेड आएगा दैट यू हैव गॉटन द एक्सेस टू द वीडियो बुक, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, बात है यहां पे एमीटर को कितना वोल्टेज चाहिए। पहले मैं पोटेंशियल डिवीजन से ना यहां का वोल्टेज निकालता हूं, V मैं बोलता हूं, V क्या होगा बेटा,
अगर टोटल वोल्टेज VBB है इंटू RB1 by RB1 plus RB2, this will become eta VBB, eta VBB। तो ये V मिल गया। और बेटा यहां पे ये डायोड का जो वोल्टेज है ये भी तो होगा 0.7 या 1 वोल्ट जो भी होगा, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, VE must exceed eta VBB plus VD, eta VBB plus VD for diode to turn on। ठीक है, इतना बढ़ना चाहिए, ये इतना बढ़ना चाहिए। तो इस वोल्टेज को, ये जो ईटा VBB प्लस VD है, इसे कहते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पीक वोल्टेज। तो हम कहते हैं जब एमीटर की वोल्टेज पीक से ज्यादा होगी, इन सच अ सिनेरियो द UJT विल टर्न ऑन। ठीक है, UJT विल टर्न ऑन। अब यहां ईटा क्या है सर ईटा बताओ बेटा। हाँ, तो देखो यहां पे ईटा क्या है, RB1 बाय RB1 प्लस RB2, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक है ना। तो ये जो आया है एमीटर वोल्टेज ग्रेटर देन ईटा VBB प्लस VD, ये होता है VP यानी पीक वोल्टेज। क्या होता है ये, पीक वोल्टेज। अब देखो क्या होगा बच्चों, जैसे ही as soon as VE exceeds VP, charges flow from ammeter to base, and due to conductivity modulation, RB1 reduces। RB1 अगर रिड्यूस हुआ मेरे भाई तो ईटा डिक्रीज होगा, तो एमीटर वोल्टेज विच इज ईटा VBB प्लस VD, ये भी घटने लगेगी। ठीक है, ये भी घटने लगेगी। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, जल्दी जल्दी समझते चलो। छोटा सा कंसेप्ट है कि यहां पे हमने सर्किट कैसा लगाया है। देखो ये P रीजन है, ये N है, ये B1 है, सॉरी B2 है, ये B1 है। अब बेटा यहां पे आपने ना एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया RE, और यहां पे एक वोल्टेज आपने लगाई VEE। सपोज ये है VE, और इन दोनों के बीच की वोल्टेज हम लेके चल रहे हैं VBB। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब आपका ये एमीटर रीजन से होल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां होगा कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन होने से RB1 घटेगा, RB1 आपका गिरने लगेगा। तो अब देखो इनिशियली बेटा क्या हुआ होगा, इनिशियली इस डिवाइस के अंदर
इनिशियली जो है ना इस डिवाइस के अंदर, अगर ये एमीटर वोल्टेज वर्सेस एमीटर करंट की मैं बात करूं, तो इनिशियली जब आपका कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ था, वोल्टेज बढ़ाते गए, लेकिन करंट में कुछ खासा बदलाव नहीं आया। करंट बहुत कम फ्लो कर रहा था, ना के बराबर। अब जैसे ही बेटा आपने पीक वोल्टेज को टच किया, यहां तक यूजेटी बंद था आपका, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, बट करंट वॉज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, इन ऑफ स्टेट even if we increase VE, current does not increase much, ठीक है। अब लेकिन बेटा जैसे ही आप वीपी पे आ गए, जैसे ही आपने वीपी को टच किया, तुरंत यहां पे यूजेटी ऑन हो गया। ठीक है, जब यूजेटी ऑन हुआ, वंस यूजेटी इज ऑन, करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर, जिससे क्या हुआ, जिससे डिवाइस में चार्जेस घुसे, चार्जेस एंटर, चार्जेस जब डिवाइस के अंदर घुसे तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हैपेंस, और उससे क्या हुआ, RB1 घटा, RB1 रिड्यूसेस, RB1 अगर रिड्यूस हुआ, ईटा रिड्यूस हुआ, तो ईटा VBB प्लस VD विच इज एमीटर वोल्टेज, ये भी कम हुआ। तो बेटा यूजेटी ऑन होने के बाद करंट तो बढ़ा, लेकिन वोल्टेज घट गई, वोल्टेज घटने लगी, और इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब बेटा एक समय ऐसा आएगा कि जब आप इतने चार्ज कैरियर दे चुके हो कि भाई अब उससे ज्यादा नहीं दे सकते, या उससे ज्यादा देने से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर अ सर्टेन करंट, बेस रीजन becomes saturated of charge carriers। मुझे बताओ ये पॉइंट समझ आ रहा है कि चार्ज कैरियर भयंकर ज्यादा हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा चार्ज कैरियर नहीं बढ़ेंगे। become saturated of charge carriers, तो resistance almost becomes constant। so with further increase of voltage, current increases slightly। अब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ऐसे ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। अब ये सैचुरेशन जिस पॉइंट पे आएगा, इसे कहते हैं वैली। जैसे वो पीक था ना, ये होता है वैली। VV इज वैली वोल्टेज, IV इज वैली करंट। जैसे पीक ऐसे ही वैली, और ये स्पेसिफाई करता है मैन्युफैक्चरर। कौन स्पेसिफाई करता है, मैन्युफैक्चरर, कि कितनी वोल्टेज पे जाके एक तरह से यूजेटी सैचुरेट होगा, या कितने करंट पे जाके सैचुरेट होगा। अब इस स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो सर्किट में आपने रेजिस्टेंस लगाया है ना, इसको चूज किया जाता है। कंडीशन ये होती है VEE माइनस VP बाय IP
इससे बड़ा होना चाहिए एमीटर रेजिस्टेंस और इससे छोटा। यही तो दो कंडीशन बनेंगी। यहां का वोल्टेज अगर वैली हुआ तो करंट भी IV होगा, यहां का वोल्टेज अगर पीक हुआ तो करंट IP होगा। तो ये दोनों के बीच में कहीं लाई करना चाहिए। दीज आर द लिमिट्स ऑन RE। अब बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आया ना, इसी कारण से ये डिवाइस वर्क करती है एज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर की तरह उन डिवाइसेस को चलाया जा सकता है जिनके अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए। और इसी कारण से यूजेटी फायरिंग सर्किट में यूजेटी इज यूज्ड एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। यूजेटी इज यूज्ड एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये सर्किट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा, ठीक है। तो यहां पे देखो आपने RC ऑसिलेटर बनाया यूजिंग यूजेटी, और ये ऑसिलेटर की मदद से आप गेट को पल्स देते हो, ठीक है। ये लेकिन मैं कल बताऊंगा ये सर्किट काम कैसे करता है। यूजेटी समझ आया ना, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग अच्छे से समझ आना चाहिए, और कल मैं आपको ये बताऊंगा इसकी मदद से ट्रिगरिंग कैसे की जाती है, राइट। अब जल्दी से मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो भाई, क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, SCR कैन बी टर्न्ड ऑन बाय अप्लाइंग एनोड वोल्टेज एट अ फास्ट रेट, अप्लाइंग लार्ज एनोड वोल्टेज, इंक्रीजिंग SCR टेम्परेचर टू अ लार्ज वैल्यू, अप्लाइंग एडिक्वेटली लार्ज गेट करंट विद SCR फॉरवर्ड बायस। नहीं गमक, मैं एक बार और आज मेल करा दूंगा बेटा, आई विल आस्क देम टू मेल यू अगेन, तो टीम आपको एक और बार मेल कर देगी, है ना। डी, बिल्कुल सारे ही मेथड से ट्रिगरिंग की जा सकती है। ये हुआ क्या, dV/dt ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, और ये हुआ गेट ट्रिगरिंग। चलो अगला, टर्न ऑन टाइम ऑफ अ SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाय, बताओ भाई, टर्न ऑन टाइम ऑफ अ SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जल्दी से बोलो, टर्न ऑन टाइम को कैसे कम करोगे। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में टर्न ऑन टाइम के 3 हिस्से बताए थे, डिले टाइम, राइज टाइम, यस। ए क्या होता है, इफ IG इंक्रीजेस डिले टाइम डिक्रीजेस, तो ऑन टाइम विच इज डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम, इट डिक्रीजेस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल जंक्शन रिमूव हो गया, वो चैनल बंद हो चुका। चलो, फॉर अ पल्स ट्रांसफॉर्मर द मटेरियल यूज फॉर इट्स कोर एंड पॉसिबल रेशो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, बताओ पल्स ट्रांसफॉर्मर के लिए कैसा कोर यूज करोगे और टर्न रेशो क्या लोगे, जल्दी से बोलो, व्हाट विल बी द आंसर। कम ऑन एवरीवन, यस द आंसर विल बी सी, फेराइट। क्यों, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में फेराइट कोर आता है, और क्यों आता है, क्योंकि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एडी करंट लॉसेस इंक्रीज, तो फेराइट के अंदर रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिससे लो एडी करंट लॉसेस होते हैं, लो एडी करंट लॉसेस, ठीक है। चल अगला, कैरियर फ्रीक्वेंसी गेट ड्राइव इज यूज्ड टू टर्न ऑन अ थायरिस्टर टू रिड्यूस। कैरियर फ्रीक्वेंसी माने हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैरियर फ्रीक्वेंसी वो होती है जो कम्युनिकेशन में यूज होती है, मेगाहर्ट्ज में कैरियर वेव आता है ना मॉड्यूलेशन के अंदर, तो वही कह रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी गेट ड्राइव इज यूज्ड, क्या आएगा, डी। समझे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का भाई, द कैपेसिटेंस ऑफ अ रिवर्स बायस जंक्शन इज 20 पिकोफैरेड, करंट चार्जिंग करंट इज 4 मिली एम्पियर, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dV/dt, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dV/dt, यानी मैक्सिमम dV/dt कितना ले सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है मैक्सिमम क्यों आ रहा है, उसके ऊपर अगर चले गए तो SCR ऑन हो जाएगा। तो dV/dt पे एक मैक्सिमम लिमिट होती है
जिससे ज्यादा रेट ऑफ चेंज नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपका SCR ऑन हो सकता है। तो क्या लिखोगे? IC dV/dt 4 मिली एम्पियर is 20 पिकोफैरेड इंटू dV/dt। तो dV/dt कितना हो गया? 400/20 यानी 4000 कर लो, 200 और वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो आंसर विल बी सी, है ना? सिंपल है। और बेटा ये लेटेस्ट बैच है, जो फाइनल बैच है, जो कि डिटेल में कराया जा रहा है। इसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे दे विल बी फास्ट ट्रैक, उसमें इतना डिटेल में सिलेबस नहीं होगा। और मैं बता चुका हूं जुलाई 14 से मैं प्लस पे लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल मशीन अगर मुझसे लाइव पढ़ना है तो जल्दी से अनअकैडमी आ जाओ। और बेटा अनअकैडमी पे हम लोग बहुत ही जल्द ऐड करने वाले हैं डिजिटल नोट्स, और प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है। तो प्राइसिंग बढ़ने से पहले जल्दी से ज्वाइन कर लो। और डिजिटल नोट्स में आपको हर सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलेगा, जिसको आप रीड कर सकते हो आफ्टर द लेक्चर टू एनहांस योर सब्जेक्ट नॉलेज। अंकित ESE कोड से बेटा आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 इयर्स के लिए जाओ सो दैट पर मंथ फीस इज मिनिमम। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझसे चैट कर सकते हो यहाँ पे। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मैं PDF प्रोवाइड करता हूं लेक्चर्स की। सो थैंक यू एवरीवन। अब कल मिलेंगे बेटा सेम टाइम सेम प्लेस, और SCR के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।